Hello students, welcome to the new video of DK Royal Full Book Solution Series. So students, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है जो बिजनेस के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं वो दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। तो जो इस चैप्टर में रूल प्रूव करना है वो क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। तो हमेशा बिजनेस के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एसेट्स होता क्या है। तो ऐसी कोई भी आइटम जो हमें बिजनेस के अंदर पैसा बनाने में मदद करती है उसे हम एसेट्स बोलते हैं। और लायबिलिटीज क्या होता है? एनी ऑब्लिगेशन टू पे। अगर किसी कोई ऑब्लिगेशन है हमारी जिसको पेमेंट करनी है उसे लायबिलिटीज बोला जाता है। अब देखो, जो पेमेंट होती है वो दो लोगों को करनी होती है बिजनेस के अंदर, एक बाहर के लोगों को, एक अंदर के लोगों को। ठीक, मींस हमें जो पेमेंट करनी है वो किसको करनी है? अंदर के लोगों को बोला जाता है इंटरनल लायबिलिटीज और बाहर के लोगों को बोला जाता है आउटसाइड लायबिलिटीज। तो अंदर के लोगों के इंटरनल लायबिलिटीज, बाहर के लोगों के आउटसाइड लायबिलिटीज। अब देखो, इंटरनल लायबिलिटी में कौन होता है? इंटरनल लायबिलिटी के अंदर अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मालिक और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे अकाउंट्स में, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, किसी भी क्लास में करेंगे, हम अपने आप को फर्म मान के चलेंगे। अगर हम अपने आप को फर्म नहीं मानेंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। हम क्या है? हम फर्म है, मालिक हमको पैसे दे रहा है और उसके बदले में हमें उसका काम करना है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मालिक हमको पैसे देता है एसेट्स क्रिएट होते हैं और उसके बदले में लायबिलिटीज क्रिएट होती है। सो जो पैसा हमें मालिक को लुटाना है उसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। तो इंटरनल लायबिलिटीज को कैपिटल भी बोलते हैं। तो यहां क्या आएगा? कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटीज को हटा के हम कैपिटल भी लिख सकते हैं। प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज कौन सी होगी? जिनको हमें बाहर की पेमेंट करनी है, तो वो ऐसे बन जाएगा। तो मींस अगर अब ये हमारा फॉर्मूला ये बन सकता है, that should be assets is equals to capital plus outside liabilities। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में हम इस फॉर्मूले के थ्रू प्रूव करेंगे कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन हाउ एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो पहले ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा है, ये वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे। ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, देन आएगा पर्टिकुलर, देन ये फॉर्मूला आएगा हमारा एसेट्स इज इक्वल्स टू आउटसाइड लायबिलिटीज, या इसको लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि पता है जब कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है उसके सिवा अगर हम खाली लायबिलिटीज लिखेंगे तो कैपिटल के सिवा सारी लायबिलिटीज कौन सी होती है? आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं। तो हम चाहे तो उसको आउटसाइड लायबिलिटीज लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो क्या हुआ? संदीप कौन है? संदीप मालिक है, हम फर्म है। उस मालिक ने हमको पैसा दिया तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास कैश आ गया। अब हमें क्या करना है? हम फर्म है, हमारे पास कैश तो आएगा, पर इस कैश के बदले में हमें पैसा वापस लौटाना है मालिक को। तो मालिक को जो पैसा हमें रिटर्न करना होगा उसे बोलते हैं कैपिटल। तो पहले क्या लिखेंगे? इस ट्रांजेक्शन में सीधा लिखेंगे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश हुआ, हम फर्म है, हमारे पास आया क्या क्या? कैश। तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे कैश। ठीक है, कैश में कितने रुपए आए वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आया 1 लाख रुपीज। अब ये पैसा तो आ गया, पर इस पैसे के बदले में हमें एक ना एक दिन पैसा उसको चुकाना है। तो जितने कैश इस मालिक ने दिया है उतने ही कैपिटल क्रिएट हो जाएगी हमारी फर्स्ट डे। तो उतनी ही हमारी कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो परचेज फर्नीचर का मतलब क्या हुआ? कि हमने फर्नीचर खरीदा, पैसे दिए और फर्नीचर खरीद लिया। तो हम फर्म है, हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया, पैसा गया। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे? हम फिर से लिखेंगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। पॉइंट परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो, पैसा गया है तो माइनस होना चाहिए। तो हम सिंपल लिखेंगे कैश के नीचे ब्रैकेट के अंदर माइनस 5000। अकाउंट्स में कोई भी चीज ब्रैकेट में लिखी हो इट मींस वो माइनस में है। तो हम क्या करेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे, 5000 लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे, मींस वो माइनस में चला गया। अब इस पैसे के बदले में हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए एसेट होता है, तो एसेट्स में हम एक और कॉलम बनाएंगे, प्लस करेंगे, क्या नाम लिखेंगे? फर्नीचर। तो फर्नीचर पे एरो लगा के 5000 रुपीज का फर्नीचर लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। 20,000 रुपए का सामान खरीद लिया। परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब क्या हुआ?
ऐसा सामान जो हम दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। तो इसके बदले में क्या होगा, पैसा जाएगा, सामान आ जाएगा। तो जो सामान हम रीसेल के लिए बेचते हैं उसे हम यहां लिखते हैं स्टॉक। तो अब क्या एंट्री क्या करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश लिखेंगे। उसके बाद अब पैसा दिया है 20,000 रुपया गया और सामान हमने, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारी जो कैश है, कैश के अंदर हम 20,000 रुपीज माइनस में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, मींस माइनस में चला गया। अब हमारे पास सामान आ गया, तो सामान एसेट में बोलते हैं, सामान को हम बोलते हैं स्टॉक। तो एसेट में एक नया हेड बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टॉक। जितने का सामान गया है उतने का, जितने पैसे गए हैं उतना हम स्टॉक लिख देंगे, ठीक है। कैपिटल में इस ट्रांजेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट और लॉस आता है। तो पिछली ट्रांजेक्शन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस ट्रांजेक्शन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम पैसे, जितना पैसा दे रहे हैं उतना सामान ले रहे हैं, तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इसलिए कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इन दोनों ट्रांजेक्शंस का। उसके बाद हम फिर से लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स का मतलब देखो, फिर से गुड्स आएगा, गुड्स का मतलब क्या है, ऐसा सामान हमने खरीदा है जिसको हम रीसेल करेंगे, ठीक है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार खरीदा है। तो ऐसा सामान जो हमने उधार खरीदा है, पैसे नहीं दिए, उधार खरीद दिया, तो एंट्री कैसे बनेगी इसकी, पहले लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब हमारा पैसा नहीं गया, ठीक है, तो कैश में कुछ नहीं हो सकता, फर्नीचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखना, स्टॉक चाहे आप पैसे देकर खरीदो चाहे आप उधार खरीदो, स्टॉक आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 36,000 का हमने स्टॉक खरीदा है, तो सामान तो आएगा। तो हम इसके लिए 36,000 सीधा लिख देंगे, कोई साइन नहीं है, इट मींस हमें इसको प्लस करना है, ठीक है। अब 36,000 का सामान तो आ गया, पर इसका पैसा जो है हमें फ्यूचर में चुकाना है। तो जो पैसा हमें बाद में चुकाना होता है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, और इस लाइबिलिटी का पर्टिकुलर नाम होता है क्रेडिटर। तो हम क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे लाइबिलिटीज में जिसका नाम होगा क्रेडिटर, और एरो खींच के हम ये 36,000 पे 36,000 लिख देंगे। अब देखो फिर से इस बार कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई प्रॉफिट कोई लॉस हमको इस ट्रांजेक्शन में नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं फिर से लाइन खींचेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पेड रेंट 700। तो 700 रुपए हमने रेंट दे दिया, तो हम लिखेंगे पेड रेंट। अब जब रेंट देंगे तो सिंपल बात है, हम फॉर्म में हमारे पास से पैसा जाएगा, तो पैसे को माइनस करो 700 रुपीज। अब देखो रेंट जो है ना हमारे एक्सपेंस है, खर्चा है, तो खर्चे हमेशा लॉसेस लेके आते हैं। तो खर्चा क्या होगा, हम उसको लॉस मानेंगे, तो कैपिटल में से खर्चा सीधा माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। अब देखो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हम सामान महंगा नहीं बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत बार ट्रांजेक्शन हमारी जो है हमेशा यही आएगी, जो सामान होगा हम उसको महंगा बेचेंगे तब तो हमको प्रॉफिट होगा, तभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर बराबर का सामान हम बेच देंगे तो हमें फिर तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या कर रहे हैं, हम सामान को प्रॉफिट में ही बेचेंगे, बढ़ा के बेचेंगे, तभी हमको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सिंपल बात बोल रहा है कि 40,000 का सामान था, 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 40,000 का सामान को 20% निकालने, कैसे निकालेंगे, 40,000 का 20/100, ठीक है, ये आ गया हमारा 8,000। तो देखिए इसको निकालने के दो तरीके हैं। ये वाला तरीका हमने क्लास 8 मैथ्स में सीखा था, ये बेसिक तरीका है, पर जो हम अकाउंट्स में फॉलो करेंगे वो सिंपल तरीका है। आप उसको याद करेंगे, उसको कैसे करेंगे, हम किसी भी चीज की कोई भी परसेंटेज निकालनी हो, आप सबसे पहले 10% निकालो। 10% निकालना कैसे है, सबसे पहले 10%, कभी भी किसी चीज का 10% निकालना है तो 4,000 पे 0 पे हाथ लगा दो, कितना आ गया, 40,000 का 10% विल बी 4,000। हमें कितना चाहिए, 20, तो 10% का डबल होता है 20, तो 4,000 की हम 2 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,000। हम इस तरीके से अकाउंट्स के अंदर कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी परसेंटेज हमको निकालनी पड़ेगी। अगर हम इस मेथड में रहेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस बड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो क्या किए, अब सिंपल इस बात से हमको समझ आता है कि 40,000 का सामान हमने 48,000 में बेच दिया, मतलब 40,000 का सामान 48,000 में बेचा, ठीक। अब उसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी, तो देखो 40,000 का सामान 48 में बेच रहे हैं, तो 48,000 रुपीज हमारे पास आएंगे, मतलब पैसा जो आएगा वो कितना आएगा, 48,000, ठीक है। अब सामान भी जाएगा, सामान कितना जाएगा, पर सामान जा रहा है जो हमारा वो है 40,000 का, जा रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 48 आया, 40 का सामान गया, मतलब 8,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल के अंदर।
ठीक है, अब हम फिर से लाइन खींच देंगे। अब हमारी सारी ट्रांजेक्शंस हो गई हैं, तो जब सारी ट्रांजेक्शंस हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो सबसे पहले कैश का टोटल करेंगे, तो कैश का टोटल आएगा हमारा, तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आएगा 1,22,300। तो कैश का टोटल तो आ गया 1,22,300। फिर फर्नीचर में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फर्नीचर सीधा 5,000 आ जाएगा। प्लस स्टॉक में प्लस माइनस हुआ है, इसमें प्लस कर दो 56 और 14 माइनस करो, विल गेट 16। क्रेडिटर में देखो कुछ आएगा नहीं, 36 का 36 आ जाएगा, क्योंकि बाद में कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे एक वैल्यू माइनस हुई है, बाकी सारी प्लस हुई है, तो हम उसको प्लस माइनस करके आंसर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम इनका टोटल करेंगे, तो अब इन सबको प्लस करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 1,43,300, और यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 1,43,300। जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं, वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है, और हर ट्रांजैक्शन पे भी एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, so see you guys in next video.